कुन फाया कुन, यानी खुदा ने कहा हो जा और वो हो गया। यहाँ दुनिया के बनने की बात हो रही है। सदियों से इंसानों ने कभी धर्म की मदद से तो कभी वैचारिक सूझबूझ से हमेशा ये समझने की कोशिश की है कि आखिर ये धरती बनी कैसे। हजारों वर्षों तक इस सवाल से जूझते हुए हम आज इस समय तक पहुंच चुके हैं जहां विज्ञान न सिर्फ वक्त से आगे पर वक्त की शुरुआत से अब तक की सारी कहानी सुनाने का दावा पेश करता है। तो आइए आज हम जानते हैं इतने सालों की रिसर्च से हमने क्या पाया, कैसे बनी ये धरती और कहां से अस्तित्व में आया हमारा चांद, और फिर हजारों सालों बाद उसी चांद को फतह करने वाले जीव। शुरू से शुरू किया जाए तो हमें चलना पड़ेगा 450 करोड़ साल पहले के सोलर सिस्टम में, जहां सोलर सिस्टम जैसा कुछ नहीं था, बस धूल के बादल थे जो एक नए सूरज के चक्कर लगाया करते थे। ये बादल बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे और बेहद ही गर्म भी थे। गर्म होने के कारण इनके पार्टिकल्स में काफी एनर्जी थी और ये आपस में टकराते रहते थे। पास आने पर धीरे धीरे ग्रेविटी के चलते ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए। ऐसे में गोले बनने शुरू हो गए। ज्यों-ज्यों इनका साइज बढ़ता रहा, इनका ग्रेविटेशनल पुल भी बढ़ता रहा और अब बड़े बड़े उल्कापिंड भी इनकी चपेट में आने लगे थे। इन्हीं गोलों में से निकली हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रह। पृथ्वी इस वक्त बेहद ही गर्म थी और लगातार एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और बाकी अन्य चीजें इस पर आकर गिरती रहती थी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक पूरे सोलर सिस्टम की सभी पत्थर किसी न किसी प्लैनेट पर आकर न गिर गए और सोलर सिस्टम बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि ये गर्म गैस के बादलों से बने प्लैनेट्स थे और गैस के पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी की वजह से हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे। इसलिए इनसे बने प्लैनेट्स भी निष्क्रियता की वजह से घूमने लगे। ये भी माना जाता है कि इसी वक्त के दौरान एक मंगल ग्रह के साइज का प्लैनेट भी धरती से आ टकराया, जिससे धरती और गर्म हो गई और इसके अंदर के ज्यादातर मेटल्स जैसे सोना और लोहा पिघलकर और नीचे चले गए, अर्थ के कोर में पहुंच गए। आज धरती की जो इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो इसी कोर में मौजूद मेटल्स के लगातार घूमने की वजह से है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की बदौलत ही आज हमारा ये प्लेनेट टिका है और इस पर जीवन संभव है, वरना तो सूरज से आते खतरनाक सोलर स्ट्रैम्प से कब का ये बर्बाद हो चुका होता। साथ ही एक अनुमान ये भी है कि इस प्लेनेट के धरती के साथ टकराने की वजह से धरती का कुछ हिस्सा उछलकर स्पेस में चला गया, पर कभी भी धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर न जा सका और धरती का ही चक्कर लगाने लगा। धरती से अलग हुए इसी हिस्से को हमने चांद का नाम दिया। फिर अगले कई सालों में धरती और ठंडी होने लगी और धीरे धीरे कॉमेट्स और उल्कापिंड द्वारा धरती पर लाया गया भाप हुआ पानी भी बादलों में बदलकर बरसने लगा, जिससे धरती पानी से भर गई और समंदर बने और काफी कम हिस्सा ही जमीन का रह गया। ये धरती आज की धरती से बेहद ही अलग थी। इसमें आए दिन विस्फोट होना, ज्वालामुखी का फटना बेहद आम था। मीथेन और हाइड्रोजन से बने इस वातावरण के पास ना तो ऑक्सीजन थी ना ही ओजोन, तो सूरज से आती खतरनाक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाव का कोई ऑप्शन नहीं था और धरती बचाती भी किसे। अभी तो यहाँ पर जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई थी। मिलर और यूरे नाम के दो वैज्ञानिकों ने 1952 में अपनी लैब में उस समय की धरती की तरह का एनवायरनमेंट जब क्रिएट करके छोड़ दिया तो उन्होंने पाया कुछ ही दिनों में वहां अमीनो एसिड बनने लगे, यानी जीवन की शुरुआत की सामग्री। इसलिए ये अंदाजा लगाया गया कि इसी तरह के एनवायरनमेंट में आज से 350 करोड़ साल पहले दुनिया के पहले सिंगल सेल वाले जीवों का जन्म हुआ होगा, पर जन्म होते ही वो मर गए होंगे। हाँ, सुनने में बिल्कुल भी मसालेदार कहानी जैसा नहीं लगता, पर माना यही जाता है कि धरती पर कई जीव इस तरह से पैदा होकर मर गए होंगे, जब तक किसी गलती की वजह से कोई एक जीव अपनी ही कॉपी बनाना यानी रिप्रोड्यूस करना नहीं सीख गया होगा। फिर इस तरह से दुनिया में ऐसे जीव बने जो खुद की पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते थे। माना जाता है कि जीव फोटोसिंथेसिस की मदद से जिंदा रहते थे और इन्होंने ही सबसे पहले धरती के वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। कुछ वक्त में ऐसे कई अलग तरह के जीव पैदा हो गए, लेकिन धरती पर बढ़ता ऑक्सीजन का स्तर इन्हीं के लिए जहर बन गया। धरती के बहुत सारे जीव ऑक्सीडाइज हो गए और मरने लगे। ऑक्सीडाइजेशन वही प्रोसेस है जिससे बचाने के लिए आपके चिप्स को नाइट्रोजन से भरा जाता है। कुछ जीवों ने इस ऑक्सीजन के साथ रहना सीख लिया, वो जीव बच गए। उनमें से कुछ जीव आगे चलकर इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी करने लगे। इसमें से कई प्रोटीन्स, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एकल कोशिका वाले जीव भी थे।
जो आज एक ही इंसानी सेल में पाए जाते हैं। खैर 2400 करोड़ साल पहले वक्त के साथ ऑक्सीजन के बढ़ने से धरती की सारी मीथेन अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल गई, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया। और ये इस वजह से क्योंकि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो ज्यादा गर्मी को धरती पर कैद कर पाती है। मीथेन के एनवायरनमेंट से लगातार खत्म होने से जल्दी से तापमान गिरते ही सारी धरती बर्फ से ठंडी हो गई। इस वक्त सूरज का प्रभाव भी धरती पर उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, इसलिए अगले 30 करोड़ साल तक धरती कुछ इसी हालत में रही। फिर ओजोन लेयर के और मोटा होने से धरती पर पर्याप्त मात्रा में गर्मी रुकने लगी और आखिरकार ये शीतकाल खत्म हुआ। अब धरती का तापमान जमीन पर पेड़ पौधों के उगने के लिए अनुकूल था और करीब 200 करोड़ साल पहले पेड़ पौधों ने पहली बार समंदर से निकलकर जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। इसी बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शुरू हो गया था और 50 करोड़ साल पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हुए, जो धीरे धीरे इवॉल्व होते रहे और मछलियों के रूप में सामने आए। मछलियों की सैकड़ों प्रजातियों ने आने वाले समय में फिर जन्म लिया, जिसमें से कुछ वो भी थी जिन्होंने पानी से बाहर आने का फैसला किया, शायद शिकारियों से दूर अपने अंडों की रखवाली के लिए। पहले ये जीव समंदर के आसपास की जमीन पर ही रहते थे। फिर धरती के एनवायरनमेंट में एक और बदलाव आया। धरती पर गर्मी बढ़ने लगी और नए तापमान में रेप्टाइल्स ने इवॉल्व करना शुरू किया और इतने बड़े हो गए थे कि अगले 12 करोड़ साल तक उनका धरती पर राज था। सभी छोटे जानवर उनसे दूर ही रहते थे। डायनासोर्स जब धरती पर थे, उस बीच पूरी धरती अलग अलग महाद्वीपों में न बंटकर पेंजिया नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट में रहा करते थे, जिसका टूटना शुरू हो चुका था। पर इन सब के बाद वो हुआ जिसकी आशंका किसी को नहीं थी, खासकर डायनासोर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ा सा उल्कापिंड आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती से जा टकराया, जिसने इन जीवों की सत्ता धरती पर से समाप्त कर दी और साथ ही हमेशा हमेशा के लिए डायनासोर्स धरती से विलुप्त हो गए। डायनासोर्स के विलुप्त होते ही धरती पर बचे छोटे जीवों ने धरती को रिक्लेम करना शुरू कर दिया और इन्हीं से फिर आज के सभी मॉडर्न जीवों के पूर्वज मिले और धरती और समंदर में हाथियों से लेकर शार्क्स तक ने अपना वर्चस्व कायम किया। 25 लाख साल पहले धरती पर इंसानों के पूर्वजों ने भी फैलना शुरू किया और आखिरकार 1 लाख साल पहले धरती पर होमो सेपियंस का आगमन हुआ। धरती के इवोल्यूशन की बात करें तो 450 करोड़ के इस लंबे अंतराल को समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। इसी को और आसानी से समझने के लिए कॉस्मिक कैलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। कॉस्मिक कैलेंडर वक्त को समझने का नायाब तरीका है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड के 14,000 करोड़ साल के इतिहास को 365 दिन के कैलेंडर की मदद से समझा जा सकता है। अगर हम 1 जनवरी की रात के 12 बजे के वक्त को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पल मान लें, तो उस हिसाब से 2 सितंबर को हमारा सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ। 7 सितंबर तक धरती का बनना शुरू हो चुका था। 21 सितंबर को धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। 30 सितंबर के दिन डायनासोर्स धरती से विलुप्त हो गए। 31 दिसंबर शाम 6 बजे इंसानों के पूर्वज एप्स के रूप में पैदा हुए और रात 11:52 पर होमो सेपियंस बाकी इंसानी प्रजातियों से अलग हो गए। पूरा का पूरा मॉडर्न इंसानी इतिहास, जिसमें इजिप्ट के पिरामिड से लेकर बुर्ज खलीफा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कहानी शामिल है, आखिर 23 सेकंड के दौरान ही घटित हुआ है। अगर ब्रह्मांड की नजर से देखा जाए तो हम अभी भी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, पर साथ ही ये याद रखिए हमारे ही अंदर 1 जनवरी के दिन के सबसे पहले सेकंड में बने एटम्स शामिल है, जिनसे हमारा शरीर बना है, जिन एटम से हम सब सांस लेते हैं। कहा यह भी जाता है कि हम ब्रह्मांड में रहते नहीं हैं, बल्कि हम भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं और अभी तो हमने अपना जीवन बस शुरू ही किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर बार बार नए अपलोड्स चेक करने की झंझट से बचें। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।